नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल जीके बाय अजय सर पर और साथ ही साथ विज़न कोचिंग के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पिछली कक्षा के अंदर हमने प्रकाश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे और प्रकाश चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी टाइम हो गया प्रकाश चैप्टर को चलते हुए। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो अगली तरंग, जिसे अपन कहते हैं ध्वनि तरंग के नाम से अपन जानते हैं। तो पढ़ना क्या है हमें, हमारा जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है जिसे अपन कहेंगे ध्वनि के बारे में हमें पढ़ना है। सारे कॉपी पेन लेके बैठे हो, हेडिंग डाल लेना ध्वनि तरंग, ठीक है ना। प्रकाश के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी वगैरह चेक कर लेता हूँ किस प्रकार से है, क्या बोर्ड आपको सही तरीके से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। चलते हैं। देखो दोस्तों, ध्वनि जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं साउंड, क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। हेडिंग डाल लो आप ध्वनि। गुरुजी क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं ध्वनि के बारे में। और ध्वनि को अपन कहते हैं इंग्लिश में साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। साउंड, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग यानी साउंड। आपसे पूछा जाए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है या फिर मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यांत्रिक तरंग का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल वेव, और विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप मुझे बताओ कैसी तरंग है। तो आप कहोगे ध्वनि जो गुरुजी है वो बिना माध्यम की गति नहीं कर सकती, बिना माध्यम की गति नहीं कर सकती, इसको माध्यम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो आप ये कह सकते हो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता के आधार पर, के आधार पर ध्वनि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग है या नहीं है। बिना माध्यम के ध्वनि क्या नहीं कर सकती दोस्तों, गति नहीं कर सकती, यानी ये निर्वात में गति नहीं कर सकती, ठीक है ना। अच्छा, माध्यम में उपस्थित जो कण हैं उन कणों के कंपन के आधार पर ध्वनि कैसी तरंग है, सबका आंसर आना चाहिए। मैंने आपको तरंग में बता रखा है, अनुप्रस्थ तरंग है या फिर अनुदैर्ध्य तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो आप कहोगे गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। तो ध्वनि एक प्रकार की, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग भी है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ये बात समझ गया, ठीक है ना। वास्तविक कैसे पता चलेगा, तो आप ये कहोगे कि अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है ना, वो याद रखना है माध्यम में उपस्थित जो कण होते हैं वो कण क्या करते हैं दोस्तों, कंपन करते हैं। कैसे हैं, कैसे कंपन करते हैं, तरंग की दिशा के अनुदिश गति करते हैं, ऊपर नीचे गति नहीं करते, इसलिए वो जो तरंग है कैसी तरंग कहलाती है, तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। देखो
प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा था, प्रकाश जो है वो ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करती है। ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करती है नहीं करती, ठीक है ना। तो प्रकाश याद रखना है ध्रुवण की घटना प्रदर्शित करता है, इसलिए वो अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन ये ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती ध्वनि, तो याद रखना ये अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। आप ये भी लिख सकते हो ध्वनि 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 ध्रुवण का गुण, ध्रुवण ध्रुवण का गुण गुण प्रदर्शित नहीं करती, प्रदर्शित नहीं करती, इसलिए ये याद रखना कैसी तरंग है, तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है ना। और जो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है किरणें या तरंग, वो कहलाती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। अच्छा, ध्रुवण का गुण कौन कौन सी किरण प्रदर्शित करती है, तो आप नोट लगा करके लिख सकते हो। नोट लगा करके क्या लिखोगे? नोट लगा करके आप लिखोगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करने वाली तरंगे, है ना। नोट नोट जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश याद रखना है ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करता है। जैसे एक्स रे है ना, गामा किरणें हैं। कौन सी किरणें? गामा किरणें हैं, ठीक है ना, गामा किरणें हैं। आप लिख सकते हो पराबैंगनी, है ना, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी आप लिख सकते हो, पराबैंगनी, पराबैंगनी। और इसके साथ साथ में पराबैंगनी के साथ साथ में दृश्य प्रकाश लिख सकते हो आप, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश है। ये जो किरणें हैं, ये किरणें दृश्य प्रकाश आदि, ये किरणें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। आदि ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। इसलिए याद रखना ये जो तरंगे हैं, ये आपकी कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। तो आप मुझे ये बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, क्या वो आपकी कौन सी तरंग होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, क्या वो आपकी ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है? आप कहोगे यस करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें भी याद रखना है ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। इंफ्रारेड जो है अवरक्त तरंगे हैं, क्या वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है? करती है। रेडियो तरंगें याद रखना, रेडियो तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है। जी हाँ, प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। तो जो ये तरंगे हैं, ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, इसलिए ये अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होगी। तो आप एक बार से थोड़ा सा बताओ मुझे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो आप कहोगे गुरुजी अनुदैर्ध्य तरंग है। सॉरी, कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है दोस्तों? बताओ, यांत्रिक तरंग है। आपसे पूछा जाए ध्वनि एक प्रकार की कैसी तरंग है, तो आप कहोगे अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। आपसे पूछा जाए कि जो ध्वनि है वो ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, तो आप कहोगे नहीं करती, इसलिए ये अनुदैर्ध्य तरंग है। बाकी जो तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है वो कहलाती है, आपका याद रखना है, ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी अनुप्रस्थ तरंगे। चलिए आगे, ठीक है। आगे चलें अपन, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन ध्वनि तरंग के बारे में। आप मुझे ये बताओ, क्या ध्वनि तरंग जो है वो परावर्तन प्रदर्शित करती है? आप कहोगे जी हाँ, परावर्तन की घटना दिखाती है। ध्वनि तरंग परावर्तन की घटना या परावर्तन की घटना प्रदर्शित करती है, करती है ना। बी, ध्वनि परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके परावर्तित हो सकती है। और ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कौन कौन सी युक्तियां काम करती है, तो देखो इधर, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर, है ना, स्टेथोस्कोप जो है, स्टेथोस्कोप है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। करता या नहीं करता बताओ?
ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है, स्टेथोस्कोप करता है ना। हाँ, वही जो भाई डॉक्टर जो होता है कान में लगा करके हमारे हार्ट की ध्वनि को सुनता है ना। फेफड़ों के जो श्वसन करते हैं अपन, तो फेफड़ों के अंदर पानी भरा है तो उससे जो आवाज़ आएगी उसको सुनता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप याद रखना है, इको जो है ध्वनि की एक घटना है। इको क्या है? इको, जिसे अपन कहते हैं, इको को क्या कहते हैं अपन, यानी बहुल परावर्तन की जो घटना होती है, आपका जो इको है वो याद रखना है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित घटना है इको। यानी अपनी ही ध्वनि को बार बार सुनना क्या कहलाता है? आपका इको कहलाता है। इसके साथ साथ में अगर आप बात करोगे तो सोनार जो है वो भी याद रखना है, ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित युक्ति है। सोनार बोले तो मैं आपको फिर बता दूंगा आपको, सोनार जो होता है इसको हिंदी में पूरा इसका जो नाम होता है, फुल इसकी जो फॉर्म होती है वो कहलाती है साउंड, क्या कहलाती है? लिख लेना, साउंड नेविगेशन, और क्या कहलाएगा आपका? साउंड नेविगेशन रेंजिंग, सोनार का साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। साउंड नेविगेशन और या एंड लिख लो आप, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये सोनार जो है इसको काम में लिया जाता है कहाँ पर बताओ? पनडुब्बी में काम में लिया जाता है, पनडुब्बी के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो ध्वनि तरंग जो है वो परावर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती है। इसके साथ साथ में जो ध्वनि है वो और कौन सा गुण प्रदर्शित करती है? तो आप लिख सकते हो, ध्वनि जो है वो याद रखना दोस्तों, ध्वनि जो है वो अपवर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती है। ध्वनि अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करती है। यानी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति कर सकती है, ठीक है ना। अपवर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती है। ध्वनि तरंग जो है वो आपका याद रखना है, परावर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती है और अपवर्तन का गुण भी क्या करती है दोस्तों? प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। याद रखना है। आगे चले अपन, आपने प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा होगा, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा था ना। तो बताओ मुझे, प्रकाश के अलावा क्या ध्वनि तरंग भी व्यतिकरण प्रदर्शित करती है या नहीं करती है? जी हाँ, याद रखना है, व्यतिकरण भी प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है, ध्वनि एक ऐसी तरंग है जो ध्वनि व्यतिकरण की घटना भी क्या करती है? व्यतिकरण की घटना भी प्रदर्शित करती है। इतनी सारी बातें मैंने आपको ध्वनि के बारे में बता दी, याद रखना है आपको, है ना। ये बातें भूलना नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाए कि जो ध्वनि है उसके प्रमुख गुण धर्म आपको लिखने हैं, तो क्या आप लिख सकते हो? जी हाँ, अब आप लिख सकते हो। आपके पास ध्वनि की डिटेल आपके पास उपस्थित है। आप क्या कहोगे कि माध्यम की आवश्यकता के आधार पर गुरुजी ध्वनि है वो कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है, बिना माध्यम की ध्वनि गति नहीं कर सकती। आप ये भी कह सकते हो ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी ध्वनि जो है उसके कण माध्यम में उपस्थित जो कण है ध्वनि तरंग की दिशा के अनुदिश गति करते हैं, इसलिए ये अनुदैर्ध्य तरंग है। या फिर आप ये भी बता सकते हो ध्वनि जो है वो ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती, और जो तरंगे ध्रुवण की घटना प्रदर्शित नहीं करती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो आप कहोगे गुरुजी वो कहलाती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी तरंगे ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है? तो आप कहोगे प्रकाश है, एक्सरे है, गामा तरंगे हैं, पराबैंगनी है, दृश्य प्रकाश है, इंफ्रारेड है, अवरक्त तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सारे के सारे जो है ये ध्रुवण का गुण प्रदर्शित करती है, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। ध्वनि तरंग परावर्तन की घटना प्रदर्शित करती है और ध्वनि
तरंग के परावर्तन पर आधारित जो युक्तियां हैं, स्टेथोस्कोप है, ध्वनि तरंग की एक घटना है, ध्वनि की एक घटना है जिसे अपन इको कहते हैं, ध्वनि के बहुल परावर्तन या परावर्तन पर आधारित घटना है। सोनार याद रखना एक प्रकार की युक्ति है जिसको पनडुब्बी में अपन काम में लेते हैं। पानी में किसी वस्तु की चाल को, है ना, पानी में किसी वस्तु की वेग को ज्ञात करने के लिए या फिर किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए अपन सोनार को पनडुब्बी में काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो पनडुब्बी भी पनडुब्बी में लगी हुई सोनार युक्ति है। साउंड नेविगेशन एंड जिसे अपन रेंजिंग कहते हैं, ये भी ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित घटना रहेगी। ध्वनि अपवर्तन का गुण प्रदर्शित करती है, ध्वनि जो है वो अपवर्तन का गुण भी प्रदर्शित करती है, यानी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकती है, जा सकती है, और ध्वनि व्यतिकरण की घटना भी क्या करती है दोस्तों, प्रदर्शित करती है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अपन ध्वनि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं। आगे चलें तो आप हेडिंग डालो ध्वनि के प्रकार। क्या लिखोगे? ध्वनि के प्रकार, ठीक है। ध्वनि के प्रकार, ठीक है, सबकी हेडिंग होनी चाहिए ध्वनि के प्रकार। ध्वनि के प्रकार किसके आधार पर? फ्रीक्वेंसी के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि के प्रकार। और याद रखना है ध्वनि के जो प्रकार है वो किसके आधार पर? ध्वनि के प्रकार है जो आवृत्ति के आधार पर है। क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई। चलते हैं आगे। देखो इधर, ध्वनि तरंगें जो है आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहला जो प्रकार है वो लिखो आप। सबसे पहला जो प्रकार है अपसर्व्य ध्वनि तरंगें। कौन सी? अपसर्व्य ध्वनि तरंग। अपसर्व्य ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, अपसर्व्य ध्वनि तरंग, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं, इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में अपन जानते हैं अपसर्व्य ध्वनि तरंगों को इंफ्रासाउंड के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? इंफ्रासाउंड के नाम से अपन जानते हैं। इंफ्रासाउंड के नाम से अपन इसे जानते हैं। इंफ्रासाउंड के नाम से हम इसे जानते हैं। कमेंट में बताओ, कमेंट करके, कि इनकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। इनकी जो आवृत्ति है वो कितनी होती है? तो आप कहोगे 0 आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, है ना। इनकी आवृत्ति, सबसे पहली बात तो याद रखना, इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। कितनी होती है? आवृत्ति जो होती है इनकी, आवृत्ति का जो मान होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है वो होता है कितना? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच, 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। के बीच इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है, ठीक है ना। इनकी क्या होती है भाई? आवृत्ति होती है कितनी? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हें अपन कहते हैं अपसर्व्य ध्वनि तरंगें। क्या कहते हैं? अपसर्व्य ध्वनि तरंगें, ठीक है ना। क्या अपसर्व्य ध्वनि तरंगों को हम सुन सकते हैं? तो याद रखना है मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, इसे नहीं सुन सकता। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, ये बात आपको याद रखनी है। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता, ठीक है। आवृत्ति पढ़ लिया आपने, मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, तो फिर कौन सुन सकता है?
तो याद रखना जानवर बहुत मनुष्य की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, शाणे होते हैं भी, ठीक है ना। उनको पहले से पता लग जाता है कि किसी न किसी प्रकार की भूकंप आने वाला है, या फिर जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की घटना घटने वाली है, तो उनको पहले से ही पता चल जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भूकंप तरंगे हैं वो एक प्रकार की अपसर्व्य ध्वनि तरंगे हैं, और भूकंप तरंगों को गेंडा आसानी से सुन सकता है, ठीक है ना। गेंडा है, कुत्ता है, ठीक है ना, गेंडा है, कुत्ता है, हाथी है, ठीक है ना, हाथी है, ये भी इसको सुन सकता है। गेंडा सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है, हाथी सुन सकता है, और मछलियां भी इनको सुन सकती है, ठीक है ना। मछलियां इसको सुन सकती है, इसको सुन सकती है, सुन सकती है। कौन कौन से जानवर इसको सुन सकते हैं? गेंडा सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है, हाथी, मछलियां आदि इनको सुन सकते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं सुन सकता। ये कहा जाता है कि यदि सुनामी आने वाली होती है या किसी भी प्रकार का भूकंप आने वाला होता है, तो समुद्र में जो मछलियां होती है वो पानी से बाहर की तरफ आने लगती है, पानी से बाहर की तरफ आने लगती है। भूकंप एक प्रकार की, याद रखना, अपसर्व्य ध्वनि तरंग है। आप हेडिंग एग्जाम्पल लिख सकते हो, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो, भूकंप एक प्रकार की, भूकंप एक अपसर्व्य ध्वनि तरंग है, एक अपसर्व्य ध्वनि तरंग है। कैसी तरंग है? एक अपसर्व्य ध्वनि तरंग है। भूकंप तरंग एक प्रकार की अपसर्व्य ध्वनि तरंग है। समझ गए? जी हाँ, समझ गए। चलें आगे चलते हैं। अपन दूसरा प्रकार पढ़ते हैं ध्वनि तरंगों का, और दूसरे प्रकार में आप हेडिंग डालोगे और लिखो आप, ये जो पहला प्रकार हो गया, अब दूसरा प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है आपका, हेडिंग डालो, अपसर्व्य के बाद में आप हेडिंग डालो सर्व्य ध्वनि तरंगे, सर्व्य ध्वनि तरंगे, सर्व्य ध्वनि तरंगे। और सर्व्य ध्वनि तरंगों को इंग्लिश में कहा जाता है ऑडिबल साउंड, है ना, ऑडिबल साउंड रेज, ऑडिबल, है ना। सर्व्य ध्वनि तरंगों को कहा जाता है ऑडिबल, ठीक है, ऑडिबल। क्या होती है पढ़ते हैं अपन। देखो, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर, इनकी जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, उनका मान कितना होता है? आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। 20,000 हर्ट्ज के क्या होती है? बीच होती है। यानी 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। और ऐसी ध्वनि तरंगों को श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। मनुष्य इनको सुन सकता है। क्या कुत्ते बिल्ली इनको सुन सकते हैं? जी सुन सकते हैं। मनुष्य सुन सकता है, सुन सकता है। जानवर भी सुन सकते हैं, जानवर भी सुन सकते हैं। मनुष्य सुन सकता है, जानवर भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो भूलना नहीं है। 2 प्रकार आपने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए गुरुजी? हमने पढ़ा है एक तो कौन सा? अपसर्व्य ध्वनि तरंगे, और एक पढ़ा है सर्व्य ध्वनि तरंगे। अपसर्व्य जो ध्वनि तरंगे होती है, इनकी जो आवृत्ति होती है वो 0 से 20 हर्ट्ज के बीच होती है। मनुष्य इसे सुन नहीं सकता, तो इसको सुन सकते हैं। गेंडा है, कुत्ता है, हाथी है, मछलियां इसको सुन सकती है। और साथ ही साथ में भूकंप एक प्रकार की अपसर्व्य ध्वनि तरंगे हैं। भूकंप एक प्रकार की अपसर्व्य ध्वनि तरंग है। सर्व्य ध्वनि तरंगों में ऑडिबल, जिसे अपन कहते हैं, आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मनुष्य इसे सुन सकता है। ठीक है, चलिए अपन आगे चलते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है ध्वनि तरंगों का, और तीसरा प्रकार है वो कौन सा है? तो आप कहोगे प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं। तीसरा जो प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं
वो है कौन सा? तीसरा प्रकार आप हेडिंग डालोगे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है इनको इंग्लिश में अपन कहते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड अपन इसे कहते हैं इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड। ऐसी ध्वनि तरंगे जिनमें आवृत्ति का मान जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है? अधिक होता है। आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति है ना, इनकी जो आवृत्ति होती है वो याद रखना है कितनी होती है? तो आप कहोगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है भी? अधिक इनकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक इनकी आवृत्ति होती है। ऐसी तरंगे याद रखना है अल्ट्रासाउंड कहलाती है। देखो दोस्तों, मनुष्य न तो इन्हें सुन सकता और न मनुष्य इन्हें उत्पन्न कर सकता, ठीक है ना। मनुष्य इन्हें नहीं सुन सकता, ठीक है, क्योंकि इनकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है, इनकी आवृत्ति की प्रास है वो बहुत अधिक होती है। तो आप लिख सकते हो मनुष्य नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, नहीं सुन सकता, मनुष्य नहीं सुन सकता, ठीक है ना, याद रखना है मनुष्य नहीं सुन सकता, इनकी आवृत्ति बहुत अधिक होती है। देखो कौन सुन सकता है? तो चमगादड़, आपने नाम सुना होगा चमगादड़। चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है और चमगादड़ के द्वारा सुनी जा सकती है। चमगादड़ के द्वारा उत्पन्न की जाती है, उत्पन्न की जाती है और सुनी भी जाती है, और सुनी भी जाती है, ठीक है ना, सुनी भी जाती है। तो चमगादड़ इसे सुन भी सकता है और चमगादड़ के द्वारा इसे उत्पन्न की जाती है। दोस्तों, फौजी कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके लिए एक चीज काम आती है जिसे अपन कहते हैं गाल्टन सीटी। क्या कहते हैं? गाल्टन विसल जो होती है, गाल्टन सीटी जो होती है, गाल्टन सीटी याद रखना है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है, ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करती है, तरंगों को उत्पन्न करती है। ये बात आपको याद रखनी है, करती है, ठीक है। चूहों को बुलबुलैया खेल खिलाने के लिए याद रखना है, चूहों को बुलबुलैया खेल खिलाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को काम में लिया जाता है। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है कि चूहों को भूलभुलैया खेल खिलाने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आपकी कौन सी तरंग है? तो आप कहोगे कौन सी तरंग है? तो ये तरंग है आपकी अल्ट्रासाउंड पराश्रव्य ध्वनि तरंग। आगे चलो, और कहां पर उपयोग में लेते हैं? भ्रूण की जांच करने के लिए अल्ट्रासाउंड यानी पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। किसकी जांच करने के लिए? भ्रूण की जांच करने के लिए, ठीक है ना। भ्रूण की जांच करने के लिए काम ली जाती है। इसके अलावा कीटों को मारने के लिए काम में ली जाती है, काम में ली जाती है।
ये याद रखना है। इसके अलावा सोनार में अल्ट्रासाउंड तरंगे काम में आती है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट इसका क्या उपयोग रहने वाला है, तो आप लिखो सोनार में काम में ली जाती है, सोनार में काम में ली जाती है। तो याद रखना अल्ट्रासाउंड का क्या क्या उपयोग है, तो आपने पढ़ा है। अल्ट्रासाउंड के क्या क्या उपयोग हैं आपके सामने हैं। ये ध्वनि तरंगे हैं आपके सामने, कितने प्रकार की आपने पढ़ा है, 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे हैं। आवर्ती के आधार पर 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे कौन कौन सी है आपके सामने है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये प्रकार रहेंगे ध्वनि तरंगों के। तो ध्वनि तरंगे आवर्ती के आधार पर 3 प्रकार की कौन कौन सी, बताओ सबसे पहली कौन सी है, तो आप कहोगे सबसे पहली जो है वो है अपसर्व्य ध्वनि तरंगे, दूसरी है सर्व्य ध्वनि तरंगे और तीसरी है प्रासर्व्य ध्वनि तरंगे। ये 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे आप के सामने हैं और उम्मीद करता हूं ये सब आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी चीज़ अपन और जान लेते हैं, सोनार के बारे में अपन जान लेते हैं सोनार क्या चीज़ है। तो नोट लगा करके आप थोड़ा सा अलग से लिखोगे, जिसे अपन कहते हैं सोनार क्या चीज़ है, ये पढ़ रहे हैं अपन। सोनार को फुल फॉर्म है सोनार की, वो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, है ना। देखो इधर साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, ये सोनार की फुल फॉर्म रहेगी। अच्छा, सोनार जो है एक ऐसा उपकरण है जिसको अपन पनडुब्बी के अंदर काम में लाते हैं। कहां पर काम में लेके आते हैं, पनडुब्बी में काम में लिया जाता है। पनडुब्बी में काम में लिया जाता है, में काम लिया जाता है, काम में लिया जाने वाला उपकरण है। आप ये कह सकते हो उपकरण है। ये क्या काम करता है, ये पानी से पानी में किसी वस्तु की वेग को, दिशा को, स्थिति के बारे में एकदम सही से सटीक से जानकारी देता है। यानी पानी में उपस्थित किसी वस्तु की सही दिशा जानकारी या सही दिशा स्थिति की जानकारी देता है। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। तो समुद्र की गहराई का भी अपन इससे क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किसका गुरुजी, समुद्र की गहराई का भी हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। सोनार क्या चीज़ है, पनडुब्बी में काम आने वाली एक युक्ति है, उपकरण है, जो याद रखना है पानी में स्थित किसी वस्तु का वेग, दिशा या फिर उसकी स्थिति के बारे में हमें जानकारी देता है। यानी जो नेवी हमारी समुद्री सेना है वो इसको सबसे ज़्यादा काम में लेती है। क्यों, क्योंकि समुद्र के अंदर हो सकता है पानी से किसी भी प्रकार का दुश्मन देश है, या फिर आप ये कह सकते हो किसी प्रकार की आतंक की घटनाएं हैं, गतिविधि है, उनकी जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है किसी भी प्रकार का उपकरण जो पानी के अंदर वार करता है वो किसी ने पानी के अंदर छोड़ रखा है और सेना के लिए खतरनाक है, या फिर वहाँ देश के लिए, उस देश के लिए किसी न प्रकार का हानिकारक प्रभाव उससे उत्पन्न हो सकता है। तो उसका पता लगाने के लिए सोनार को काम में लिया जाता है, पनडुब्बी के अंदर लगा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ध्वनि के गुण धर्म आपने पहले शायद पढ़ रखे हैं, जैसे आवर्ती है, ठीक है ना, जैसे तीव्रता है, तारत्व है, ठीक है ना, गुणता है, ये सारी चीजें आपने कुछ एक पढ़ रखी है, कुछ एक अपन कल और पढ़ेंगे। ठीक है, और दोस्तों सबको पता है
स्पेशल साइंस बैच ALP के लिए हमारा चल रहा है। आप आइए, उसमें शामिल होइए और अपनी तैयारी को परखें और भी मजबूत बनाएं, ठीक है। और जो स्टूडेंट आज पहली बार जुड़ा है उनको मैं बता दूं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको साइंस की संपूर्ण वीडियो है, साइंस ही की नहीं GK की भी संपूर्ण वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और उसके अंदर जाकर के आपको हर एक वीडियो को गौर से पढ़ना है, देखना है। 100% आपके लिए बहुत कामयाब रहने वाली है सारी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत समझ आया है, क्लास बहुत अच्छी लगी है। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।